वर्क एंड एनर्जीज का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम वर्क के बारे में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ वर्क पूरा हमने पढ़ लिया था, जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है और जिसमें फोर्स अप्लाई होती है, उसको कहते हैं हम वर्क। अब आता है एनर्जी। लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ नेवर इंक्रीजिंग, इज़ एवर इंक्रीजिंग। मतलब हम अगर सोचें कि एनर्जी ना हो तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर काम के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ एवर इंक्रीजिंग। हमेशा एनर्जी की डिमांड बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। पहले हमारे घर में एनर्जी का मतलब सपोज मैं कहती हूँ लाइट नहीं थी, जब लाइट आ गई तो फिर हमें इन्वर्टर्स की भी डिमांड होने लगी। अब इन्वर्टर्स के भी आगे हमें और उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। हम कोई और नया सोर्स ढूंढते रहते हैं कि चलो अब इन्वर्टर के बाद इन्वर्टर में भी कट लगता है, हम कुछ ऐसा देखें कि जिससे हमें कुछ, जैसे अब हम सोलर पैनल्स लगाने लगे हैं। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम, हम एनर्जी कहाँ से मिलती है? द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज़ सन। द सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल रिसोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। तो अर्थ पे जो एनर्जी आती है वो अल्टीमेटली घूम फिर के हम कहेंगे कि सन से ही आती है। सन से जो एनर्जी आती है उसको प्लांट्स ट्रैप करते हैं, उससे वो फूड प्रिपेयर करते हैं, उस फूड को हम खाते हैं। तो हम जब फूड खाते हैं तभी तो हमें एनर्जी आती है। तो हमें एनर्जी कहाँ से आई? डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट कहे तो प्लांट से आई, और इनडायरेक्ट कहे तो हम भी सन पर ही डिपेंड है। मैनी ऑफ आवर एनर्जी सोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द सन। ज़्यादातर जो हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं, हमें जहाँ से भी एनर्जी मिलती है वो सन पर ही डिपेंड है। वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। मतलब हम एटम की न्यूक्लियाई से भी एनर्जी को ले सकते हैं। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स, मतलब टाइड्स जो समुद्र में होते हैं उनसे भी ले सकते हैं, अर्थ से भी ले सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर सोर्स ऑफ एनर्जी? अ फ्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर लिस्टेड अबव। देयर आर मैनी अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लिस्ट देम। डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स हाउ। ये तो एक्टिविटी है, आगे पढ़ते हैं। द वर्ड एनर्जी इज़ वेरी ऑफन यूज इन अ डेली लाइफ, बट इन साइंस वी गिव इट अ डेफिनिट एंड प्रिसाइज मीनिंग। हम एनर्जी को डेली लाइफ में हम देखते ही हैं कि हाँ, अगर हम सुबह को उठते हैं और हमें मम्मा दूध का गिलास नहीं देती है, या पानी नहीं देती है, या हमें फूड नहीं देती है, तो हमें क्या होता है? वीकनेस हो जाती है। सपोज आज मम्मा कह दे कि आज आप फास्ट रखेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो शाम तक क्या होगा? हम बेड पे लेट जाएंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हम कमज़ोर हो रहे हैं। Let us consider the following examples. When a fast moving cricket ball hits a stationary wicket, the wicket is thrown away. जब कोई बहुत तेज़ी से क्रिकेट की बॉल आती है, वो विकेट पे टकराती है, तो विकेट अलग हो जाता है। Similarly, an object when raised to a certain height, जब कोई ऑब्जेक्ट एक हाइट तक जाता है, gets the capability to do work. You must have seen that when a raised hammer falls on a nail placed on a piece of wood, it drives the nail into the wood. अगर एक तेज़ी से हैमर मतलब हथौड़ी को बोलते हैं, वो एक कील पर लगती है तो वो कील लकड़ी में घुस जाती है। We have also observed children winding a toy such as a toy car, and when the toy is placed on the floor it starts moving. मतलब टॉय कार होती है, अगर उसका वो चाबी जिसको कहते हैं वो घुमाता है और उसको ज़मीन पे रखते हैं तो वो टॉय चलना शुरू हो जाता है। When a balloon is filled with air and we press it, we notice a change in its shape. तो अगर हमने एक बैलून देखा, बैलून पे अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। As long as we press it gently, it can come back to its original shape. और अगर हम उसे धीरे धीरे करते वापस से करें तो अपनी पहली वाली शेप में आ जाता है। It can come back to its original shape when the force is withdrawn. जैसे हम फोर्स हटाएंगे तो अपनी पुरानी वाली पोजीशन में आ जाता है। However, if we press the balloon hard, it can even explode producing a blasting sound. और अगर हम बैलून को बहुत तेज़ी से दबाते हैं तो क्या होता है? वो बस्ट हो जाता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। इट कैन इवन एक्सप्लोड प्रोड्यूसिंग ए ब्लास्टिंग साउंड। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स द ऑब्जेक्ट्स एक्वायर थ्रू डिफरेंट मीन्स। मतलब इन सब में हमने क्या देखा? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हम जस्ट जहाँ पर भी वर्क मतलब थोड़ा सा भी वर्क अप्लाई कर रहे थे तो उसके लिए हमें क्या था? एनर्जी की नीड पड़ी थी।
एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पजेस एनर्जी। अगर किसी के अंदर कुछ काम करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, तो उसके अंदर एनर्जी भी होगी। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेस एनर्जी। जो भी ऑब्जेक्ट कोई काम करेगा तो उसकी एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस होगा ही होगा। तो मतलब कुछ काम करने में एनर्जी का लॉस होता है। एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। और अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी को गेन किया जाए। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई काम करता है तो उसकी एनर्जी लूज होती है, जिस पर काम होता है उसकी एनर्जी गेन होती है। मतलब क्या हुआ, एनर्जी जिसने काम किया था उसकी लूज होके जिस पर काम हुआ है उसने गेन कर ली। हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क। देखो, एन ऑब्जेक्ट दैट पजेस एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। जिसके पास एनर्जी है वो अपनी एनर्जी को दूसरे ऑब्जेक्ट पर या दूसरे ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स अप्लाई करता है। व्हेन दिस हैपन्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर। मतलब एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, तो अगर हैमर ने नेल पर वर्क किया तो वो एनर्जी अप्लाई हुई और वो एनर्जी किस पर गई, वो नेल पर, और नेल कहाँ चला गया, वुड के अंदर। ठीक है, द सेकेंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव एनर्जी। तो हैमर ने जब एनर्जी वर्क लगाया था तो उसकी एनर्जी नेल में चली गई थी और नेल एनर्जी की वजह से वुड में चला गया। द सेकेंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव्स एनर्जी एंड देयरफॉर डू सम वर्क। और फिर उस नेल ने कुछ वर्क किया और उस वर्क को हमने देख लिया कि वो उसमें चला गया था, वुड में। दिस इम्प्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पजेस एनर्जी कैन डू वर्क। तो हर वो ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है जिसमें एनर्जी होती है। द एनर्जी possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work. The unit of energy is therefore the same as that of work. तो एनर्जी की भी यूनिट वही होती है जो वर्क की होती है, दैट इज जूल। 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। तो 1 जूल एनर्जी का मतलब क्या है, 1 जूल वर्क के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको 1 जूल एनर्जी बोल देते हैं। समटाइम्स अ लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल इज यूज। तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। तो जब ज़्यादा वो एनर्जी की बात करते हैं तो हम उसको किलो जूल में एक्सप्रेस करते हैं। अब है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लकीली द वर्ल्ड वी लिव इन इज प्रोवाइड एनर्जी इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। तो जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स में होती है। द वेरियस फॉर्म्स इंक्लूड मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो कौन कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी होती है। पोटेंशियल, जो भी चीज़ अपनी फिक्स पोजीशन में है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जो भी चीज़ अपनी मूविंग पोजीशन में है उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब है अगर फैन का स्विच ऑफ है तो फैन में पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा फैन ने रोटेट होना शुरू कर दिया तो फैन में अब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। हीट एनर्जी, जहाँ से भी हीट निकल रही है उसमें हीट एनर्जी है। केमिकल एनर्जी, जिस भी सब केमिकल्स की एनर्जी को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। लाइट एनर्जी, जिससे लाइट आ रही है, लाइट एनर्जी, लाइट आ रही है। थिंक इट ओवर, हाउ डू वी नो दैट सम एंटाइटी इज अ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। दिस छोड़ दो इसको। अब जेम्स प्रेस्कॉट जूल वॉज एन आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिजिसिस्ट। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज रिसर्च इन इलेक्ट्रिसिटी एंड thermodynamics. Among other things, he formulated a law for the heating effect of electric current. तो किसने दिया था ये, जेम्स प्रेस्कॉट ने दिया था। जेम्स प्रेस्कॉट जूल ये एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और थर्मोडायनामिक्स के बारे में काफ़ी कुछ बोला था, और इन्होंने जूल्स लॉ फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आप 10th में पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये दिया था। ही ऑल्सो वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बस चेंज हो सकती है, लेकिन ना तो इसको कोई प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही कोई इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है।
and discovered the value of the mechanical equivalent of heat. The unit of energy and work called joule is named after him. तो इन्हीं साइंटिस्ट की वजह से वर्क और एनर्जी की जो यूनिट है जूल, इन्हीं की वजह से इसका नाम जूल पड़ा था उसकी यूनिट का। अब सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी देखो, टेक अ हैवी बॉल, ड्रॉप इट ऑन अ थिक बेड ऑफ सैंड। तो हमने एक मिट्टी के ढेर पे, बालू के ढेर पर हमने इसको भारी बॉल को फेंका। अ वेट बेड ऑफ सैंड वुड बी बेटर, मतलब जो अगर थोड़ा सा गीला है तो वो ज़्यादा अच्छा है। ड्रॉप द बॉल ऑन द सैंड बेड फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से हमने उस पर वो फेंका। द बॉल क्रिएट्स अ डिप्रेशन, तो क्या होगा, उस बालू में गड्ढा सा बन जाएगा बॉल की शेप का। रिपीट दिस एक्टिविटी फ्रॉम हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। अब पहले हमने 25 सेंटीमीटर लिया था, फिर 50 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर और फिर 1.5 मीटर, हम उसको बढ़ाते चले गए। इंश्योर दैट ऑल द डिप्रेशंस आर डिस्टिंक्टली विजिबल, तो जहाँ जहाँ से भी हम फेंक रहे थे सबके हमें दिख रहे थे आराम से उसके मार्क्स। मार्क द डिप्रेशन टू इंडिकेट द हाइट फ्रॉम विच द बॉल वॉज ड्रॉप्ड, कंपेयर देयर डेप्थ। अब हमने उनकी गहराई को देखा। Which one is shallowest and why? What has caused the ball to make a deeper dent? Discuss and analyze। ये तो एक एक्टिविटी हो गई कि किसमें सबसे गहरा गड्ढा टाइप का बनता है। दूसरा है सेट अप द apparatus as shown in figure 11.1। ये है, दिख रहा होगा डायग्राम टेबल पर 11.5। उसके बाद है प्लेस अ वुडन ब्लॉक ऑफ नोन मास इन फ्रंट ऑफ द ट्रॉली एट ए कन्वीनियंट फिक्स्ड डिस्टेंस। अब वहाँ पे हमने एक वुडन ब्लॉक रख दिया। प्लेस अ नोन मास ऑन द पेन सो दैट द ट्रॉली स्टार्ट्स मूविंग। अब हमने क्या करा, इस पर इसको मूव करा। द ट्रॉली मूव्स फॉरवर्ड एंड हिट्स द वुडन ब्लॉक। अब हमने यहाँ पे वेट से बांध दिया था, जैसे जैसे ये वेट इसमें बढ़ाते चले गए, ट्रॉली ने आके इस ब्लॉक को टच कर दिया। फिक्स ए स्टॉप एंड ऑन द टेबल इन सच अ मैनर दैट द ट्रॉली स्टॉप्स आफ्टर हिटिंग द ब्लॉक। और वो उसे आके ये ट्रॉली उस पर आके टकरा गई और रुक गई। द ब्लॉक गेट डिस्प्लेस, अब ब्लॉक जहाँ था पहले से दूसरी जगह पे आ जाएगा। Note down the displacement of the block. This means work is done on the block। जब हमने देखा तो ब्लॉक ने अपनी जगह पे से क्यों मूव हुआ, ये रहा ब्लॉक, ये यहाँ था पहले और उसके बाद ये आगे आके बैठ गया, तो इसका मतलब इसमें कोई वर्क हुआ है, डिस्प्लेस तो तभी हुआ है वो। फ्रॉम वेयर डज दिस एनर्जी कम, और उसके पास वो एनर्जी कहाँ से आई। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द मास ऑन द पेन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो एक लटक रहा है इसमें हम मास बढ़ाते जाएंगे और देखते चले जाएंगे। इन विच केस इज द वर्क डन मोर इन दिस एक्टिविटी, द मूविंग ट्रॉली डज वर्क एंड हैंस इट पजेस एनर्जी। मूविंग ट्रॉली जो थी वो कुछ काम कर रही थी और उसमें कुछ एनर्जी थी, और यही एनर्जी उस ब्लॉक में ट्रांसफ़र हो गई जिसकी वजह से वो भी मूव किया था। अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसमें वर्क होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा, और वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी है तभी वर्क होगा। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क, कोई ऑब्जेक्ट है जो ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है उसमें वर्क भी ज़्यादा होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो, अ मूविंग बुलेट ब्लोइंग विंड, अ रोटेटिंग व्हील, अ स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क, कोई भी चीज़ जो तेज़ी से चल रही है वो तेज ज़्यादा वर्क करेगी। हाउ डज अ बुलेट पेस द टारगेट, एक जो बुलेट है वो कैसे टारगेट पर छेद कर देती है। हाउ डज द विंड मूव द ब्लेड्स ऑफ ए विंडमिल, विंडमिल होती है उसके ब्लेड्स को हवा कैसे घुमा देती है। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पजेस एनर्जी, कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो उसमें एनर्जी भी होगी। वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब जो भी चीज़ मूव हो रही है, जिस भी चीज़ में जो भी चीज़ अपनी पोजीशन से चेंज होती जा रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे मैंने बताया था फैन घूम रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, कार चल रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, कोई अगर हवा चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी है, एक बच्चा भाग रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी है।
अब फॉलिंग कोकोनट, कोकोनट जब गिर रहा है उस टाइम में उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, और जब गिरने के बाद वो जमीन पर आ गया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अ स्पीडिंग कार, अ रोलिंग स्टोन, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, अ रनिंग एथलीट एटसेट्रा पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी चीज़ मोशन में है उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। इन शॉर्ट, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब भी कोई चीज़ मोशन में होगी तब उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड के साथ साथ इंक्रीज होती चली जाती है। स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। हाउ मच एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अब कितनी एनर्जी, हाउ मच एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी। बाय डेफिनेशन वी से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद ए सर्टेन वेलोसिटी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। तो इसको यहाँ पर देखते हैं, अगर नीचे लेट अस एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, उसका मास है m, मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी क्या है, u है। लेट इट नाउ बी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस s। अब ये एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो गया, और उस डिस्प्लेस होने में कितनी डिस्टेंस कवर करी इसने, s। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स f एक्ट ऑन इट, तो ये तभी डिस्प्लेस होगा जबकि इस पर कोई फोर्स लगेगी, और वो फोर्स लगी f इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। फ्रॉम इक्वेशन 11.1 द वर्क डन w इज इक्वल टू f इंटू एस। हमने पहले पढ़ा था, पिछली वीडियो में देखा भी था हमने, w इज इक्वल टू f इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। द वर्क डन इन ऑन द ऑब्जेक्ट विल कॉज अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी। लेट इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम u टू v। अब इसकी वेलोसिटी पहले u थी, अब हो गई v। लेट ए बी द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। तो जब वेलोसिटी में चेंज हुआ तो एक्सीलरेशन हमने कह दिया उसको। इन सेक्शन 8.5 वी स्टडीड दैट इक्वेशन ऑफ मोशन, द रिलेशन कनेक्टिंग द इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v of an object moving with a uniform acceleration a and displacement s is v square minus u square is equals to 2as। हमने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। उसके बाद हमें s निकाल लिया हमने, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब फ्रॉम सेक्शन 9.4 फिर 9th चैप्टर की बात करें, f इज इक्वल्स टू एम ए पढ़ा था हमने, हाँ। दस यूजिंग इक्वेशन, तो w इज इक्वल्स टू एम इंटू, अब w इज इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है, हाँ सॉरी, w इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस होता है। s की वैल्यू ये रही, f की वैल्यू हमें पता है m इंटू ए होती है, तो m इंटू ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। देखो हमें पता है w इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस होता है, ठीक है। f की वैल्यू हमें पता है, f की वैल्यू ये रही, देखो ये रही, f इज इक्वल्स टू एम ए, और s की क्या थी, s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, w इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू m इंटू ए, और s की वैल्यू रख देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो a से तो ये a कैंसिल हो जाएगा। देखो अब नीचे आते हैं हम, a से a कैंसिल हो गया। अब 1 अपॉन 2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब u हमारा अगर ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, फाइनल वेलोसिटी रह गई, तो यहाँ पे आ गया, अगर u स्क्वायर ज़ीरो हो गया तो w इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ये आ गया, क्योंकि u की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। अब w को हमने बोला था वर्क जो है वो किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर। तो w इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी के ई,
पोटेंशियल एनर्जी को हम के ई से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल यहाँ पर ई के लिखा है, हम इसे पोटेंशियल एनर्जी के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में। देखो ये न्यूमेरिकल है, देखो एग्जाम्पल 11.3 एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 किलोग्राम इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी एनर्जी निकालनी, तो के ई इज इक्वल्स टू एम इन 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर। देखो के ई इज इक्वल्स टू 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर। एम की वैल्यू 15, वी की है 4, तो 2 से 4 कट जाएगा, 15 2 से 30 आंसर आ जाएगा। अच्छा वी स्क्वायर है, तो देखो के ई इज इक्वल्स टू 1/2 एम की वैल्यू 15 इंटू वी की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 8 जा 16 और 15 8 जा 120, तो इसकी वैल्यू आ गई 120 जूल। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज दिस। तो हमें यहाँ पे गिवन है मास और इसमें इनिशियल वेलोसिटी दी है 30, फाइनल वेलोसिटी दी है 60। तो हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर लेंगे, तो इससे क्या आ जाएगा 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, जो भी उसका आंसर आ जाएगा उसमें हम 1500 की मल्टीप्लाई करके और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ये देखो इसमें इस तरह से दे दिया, इसको दोनों तरह से कर सकते हैं हम, वरना हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम पहले एक बारी वी स्क्वायर को लेके निकालेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जो दी हुई है किलोमीटर पर आवर में है, तो उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, दोनों को 30 किलोमीटर पर आवर को भी और 60 किलोमीटर पर आवर को भी। और उसके बाद पहले हम एक बार निकालेंगे वी स्क्वायर के साथ और एक बार निकालेंगे यू स्क्वायर के साथ, और उसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे, जैसे यहाँ पर निकाला है ई इज इक्वल्स टू, ये देखो हाफ एम यू स्क्वायर निकाला है, उसके बाद नीचे जाके एम वी स्क्वायर निकाला है, और इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को फाइनल काइनेटिक एनर्जी से माइनस कर दिया, जिससे हमें इसका आंसर मिल गया। अब है व्हाट इज़ द क्वेश्चन है इसके, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पता है काइनेटिक एनर्जी, जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है तो उस मोशन की वजह से जो भी उसकी एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जिसमें हमने ये दिखाया था कि के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आया, इसके लिए हमें पूरा एक्सप्रेशन देना पड़ेगा कि डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस होता है, एस की वैल्यू कहाँ से आई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और एम ए कहाँ से आया एफ से आया, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, और इन दोनों से ए कैंसिल हो गया और तब एम वी स्क्वायर आ गया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की 0 होती है तो उससे एक्सप्रेशन आया था। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज़ 50 जूल। तो के ई इन्होंने 50 जूल दिए, इसका मास निकालना होगा। व्हाट विल बी इट्स तो सबसे पहले हम इसका मास निकालेंगे। अब व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज़ डबल। तो अब इसकी वेलोसिटी 5 थी तो और इसका काइनेटिक एनर्जी 25 थी, उससे हमने इसका मास निकाल लिया के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से। अब उसके बाद अगर इसकी वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तब क्या होगा, तो अब जो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, अब इसकी वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकेंड कर देंगे, और उसके बाद मास हमने पहले निकाल लिया है, उस मास को रखेंगे, जो भी आंसर आएगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। अब इसकी वेलोसिटी 5 थी, अब हमने उसको 3 टाइम्स कर दिया, 15 हो गई, और उसकी मास हम पहले ही निकाल चुके हैं, उससे हम इसका भी आंसर निकाल लेंगे।